चलिए अभी हम उसी पॉइंट को लेके चल रहे हैं जहां से आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज ज्योग्राफी में पढ़नी है, लेकिन हम क्या किए हैं, निकाल लिए हैं उसका पूरा डाटा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कि उस टॉपिक को फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विगत वर्षों में। बाकी तो बहुत सारी चीजें भी पढ़नी है जो कि पढ़ाएंगे भी है। ऐसा नहीं है कि अभी जो पढ़ा रहे हैं वो बाद में फिर नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, एक मंथ थोड़ा सा ट्रेंडिंग मोड में है, हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि क्रांति क्या है। कृषि मतलब खेती, कृषि मतलब खेती, और खेती में जो क्रांति लाई गई। क्रांति का मतलब सिर्फ युद्ध ही नहीं होता है, क्रांति का मतलब किसी चीज में और उत्थान करना होता है, विकास करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है। तो कृषि के अंदर हम लोगों ने क्या डेवलपमेंट की, आइए आज हम लोग जानेंगे। कृषि आप लोग को जैसे पता होगा कि भारत का बैकबोन कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है, रीढ़ का हड्डी कहा जाता है ना। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का स्तंभ भी कह सकते हैं हम कृषि को। जब आजाद हुआ था भारत, तो भारत में बहुत कम उद्योग थे, न के बराबर उद्योग थे। हमारा देश जो टिका था वो कृषि पर ही टिका था। यह जितनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो युद्ध हुए हो, चाहे महामारियां फैली हो, चाहे आपके कोरोना जैसे घातक बीमारियां आई हो, ये सब स्थिति में कृषि ने ही भारत को सुदृढ़ करने का काम किया है। तो इसलिए कृषि से बहुत सारा प्रश्न है और बहुत सारी क्रांति से भी जुड़ी हुई प्रश्न है, जो कि आज हम लोग इसको देखेंगे। तो कह रहा है कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठाकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाया। यानी जो कृषि का प्रारंभिक रूप था, पहले जो प्राचीन काल में, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे, खेती करना लोग सीखा है ना, और धीरे 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 क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। वो रूप अलग था, आज रूप अलग था। आजादी के बाद भारत में चुनौतियां आ गई, जनसंख्या लगातार इंक्रीज हो रहा था, भूभाग कम हो गया, पाकिस्तान को बांट के हम लोगों ने दे दिया। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को उपार्जित करने के लिए, भोजन देने के लिए कोई ना कोई तो बड़ी व्यवस्था चाहिए होती। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, क्रांति लाने का काम किया कृषि के अंतर्गत। कराए कृषि क्रांति, कृषि संबंधित नवीन खोज। नवीन खोज मतलब नए खोज किए गए, साथ में आविष्कार किए गए नई नई चीजों का। आज आप लोग देखते होंगे हार्वेस्टर, देखते हैं ट्रैक्टर। पहले लोग हाथ से हंसिया से काटते थे, गेहूं और धान काटते थे ना, हंसिया के माध्यम से उसको काटते थे, ऐसे ऐसे करके पीटना पड़ता था। आज मशीन हो गया, हार्वेस्टर खेते में दौड़ दे रहा है, भूसा अलग हो गया आपका और अनाज अलग हो गया। कितनी आधुनिकता है, नई नई चीजों का आविष्कार किया गया। तो ये सब आपके कृषि क्रांति के ही परिणाम स्वरूप हैं। आज भी नए नए हो रहे हैं और आगे और भी आने वाले समय में होंगे। इसके अलावा कह रहा है कि अनुसंधान यानी रिसर्च किए गए, प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया, आदि प्राथमिकता दी गई तथा इसके फसल उत्पादन को अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। यानी इन चीजों का इंक्लूड करने के बाद जो हमारे यहाँ फसलों का उत्पादन हुआ, उन उत्पादनों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा, अभूतपूर्व परिवर्तन, यानी बहुत सारी परिवर्तन, बहुत सारे लाभ देखने को मिले, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति इत्यादि, बहुत सारे पीली क्रांति, लाल क्रांति, बहुत सारे क्रांति जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर है, ड्रिपिंग सिस्टम से सिंचाई हो रही है, फुहारे के माध्यम से सिंचाई हो रही है। पहले होता था कि हम लोग क्या करते, कढ़ा होता था, बोरिंग, सपोज दैट अगर यहाँ पे बोरिंग है, यहाँ से कढ़ा होता था जुड़ा हुआ, ठीक है, और हर एक खेत से ज्वाइंट होता था, कढ़ा होता था, देखे होंगे आप लोग जरूर। इसमें बहुत ज्यादा पानी की क्षति होती थी। अब यहाँ से पानी आया, इधर रिस रहा है, पानी इधर रिस रहा है, अब जिसके खेत में जा रहा है तो यहाँ खोलेंगे और यहाँ बांधेंगे, अब इधर से भी पानी रिस रहा है, इधर तो जा ही रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान होता था पानी का। फिर लोगों ने क्या किया, डेवलप किया और पाइप लेके चलाया और डायरेक्ट बोरिंग से यहाँ कनेक्ट किया और जिस खेत में ले जाना उस खेत में ले जाकर छोड़ दिए। इसमें काफी मेहनत करना पड़ता था, पाइप बिटोरिए, उठाइए, बहुत सारा चीज। आज जो आधुनिक खेती का दौर है, आज जो आधुनिक खेती का दौर है, उस दौर में ड्रिप सिस्टम आ गया है। पाइप होता है और ये इसमें लॉक लगे होते हैं, लॉक से फिर क्या होता है, छोटे छोटे पाइप और इसमें फुहारा लगे होते हैं, यहां से फुहारा लगे होते हैं, यहां से लॉक खोलिएगा, फुहारा ड्रिपिंग करना शुरू कर दिया। इससे पानी का भी नुकसान कम और फसल पे एग्जैक्ट पानी भी पड़ती है, यानी जैसे लगे बारिश की तरह ऊपर से पानी नीचे तक जाएगा। बारिश का पानी इसलिए फायदेमंद होता है कि पौधे जो होते हैं, पौधे के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से तक आता है, और उल्टा क्या होता है, हम लोग सिंचाई करते हैं तो निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से तक जाता है।
होता है कि नहीं? खेत में जब पटवन हम लोग करते हैं इसके माध्यम से करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा से पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, उसमें जब सुलला होगा ऊपर वाले हिस्सा से पानी कहाँ आएगा, नीचे की ओर, जो कि ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ज्यादा फायदेमंद होता है और पानी का भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसीलिए अभी का जो आधुनिक तकनीकी है वो है ड्रिपिंग सिस्टम, वो है आपका, आगे बोलिए, उसको लाइए, ठीक है उसको नहीं कुछ करने वाला। तो अभी आधुनिक दौर जो है वो क्या है, ड्रिपिंग सिस्टम है, और ड्रिपिंग सिस्टम से क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे जगह तो देखिएगा दवा का छिड़काव भी अब हो रहा है, किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। ड्रोन के माध्यम से फसल पे, जो बड़े बड़े फसल होते हैं उसमें घुस करके छिड़काव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ड्रोन के माध्यम से लोग क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। अब कीजिएगा, यहाँ क्लिक कीजिए तो आएगा, वो क्लिक कीजिए, ये दूसरा टाइप से सेट किया हुआ है इसलिए क्लिक करने पर ही आएगा। कह रहा है कि भारत में लगभग 45.76 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि में क्या है, जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्ट खेती में कर रहे हैं या लेबर मजदूर के रूप में खेती कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट लोग क्या है, जुड़े हुए हैं। तथा यहाँ के जीडीपी 2022-23 के आंकड़े के अकॉर्डिंग कृषि का योगदान कितना रहा, 18.11 रहा, कितना रहा, 18.11 रहा। साथ ही अगर देखा जाए तो आजादी के टाइम 50 और 51 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कृषि का जो योगदान था 51% था, और ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है। और अभी देखा जाए अगर तो ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं ना 2022-23 का, इससे पहले वाले आंकड़े में करीबन ये 22 या 23% का अप्रॉक्स था, मतलब 20-21 के आंकड़े में थोड़ा ज्यादा था, निरंतर कम हो रही। क्यों? क्योंकि लोग कृषि से ज्यादा उद्योग धंधे पर ध्यान दे रहे हैं, कृषि योग्य भूमि अब कम होती जा रही है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सारे फेल हो जाएंगे, अंतर लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। आप तो इतने डेवलप हो नहीं गए, धरती के अंदर जाके आप फसल उपजा लीजिएगा, इंडिया इतने तो डेवलप है नहीं। फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे देशों में काफी टेक्नोलॉजी आगे है, वो लोग क्या कर रहे हैं, धरती के अंदर वैसा बना दिया है एनवायरमेंट, उसके अंदर फसल को लगा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो उतना ना तो टेक्नोलॉजी है ना उतना पैसा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, अच्छे खासे जो समतल भूमि है उसको बर्बाद कर रहे हैं। आपको प्लांट लगाना, आप जंगली क्षेत्र में लगा सकते हैं, आप पहाड़ पे भी लगा सकते हैं, मरुस्थल पे भी लगा, जाकर राजस्थान में लगाइए ना, राजस्थान में लगाइए, बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन ज्यादा उपयुक्त जो कृषि योग्य भूमि है उसी को लोग बर्बाद कर रहे हैं। अब पहले क्रांति के स्वरूप में हम लोग जानते हैं वो है हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति में क्या हुआ, गेहूं और चावल के उत्पादन के संबंध में किया गया था। देखिए यहाँ पे गेहूं का बाल है और ये धान है ना। इसकी शुरुआत करा 1966-67 में की गई। कब किया गया? 1966-67 में किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो हुआ था गेहूं को। तो जब फायदा किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था। ठीक है, 2 गुना या 200% इसकी वृद्धि की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना गया है। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया? MS स्वामीनाथन को माना गया है। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कह रहा है केरल में एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? खेती करने वाले वैज्ञानिक थे एक स्वामीनाथन। और उन्होंने ही क्या किया था, भारत में इस टेक्नोलॉजी को लाया और गेहूं के उपज में काफी डेवलप करने का काम किया, काफी विकास करने का काम वो किया। हरित क्रांति के तहत कह रहा है कि उच्च उपज देने वाली किस्मों को, यानी हाइब्रिड जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको? हाइब्रिड्स कहते हैं। बीजों का प्रयोग किया गया। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खाद एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया। इसके कारण चावल और गेहूं में काफी उपज में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यानी हाइब्रिड सीड्स बनाए गए। प्लस में जो कीड़े मकोड़े होते थे जो फसलों को नष्ट कर देते थे, उन फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े को मारने के लिए कीटनाशक दवाएं उपयोग की गई। सिंचाई की पहले उत्तम व्यवस्था नहीं थी। सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था, नलकूप वगैरह, मतलब जिसको आप लोग बोरिंग कहते हैं, है ना, उसकी व्यवस्था की गई। पहले पूर्ण रूप से नहर पर लोग आश्रित होते थे। ये लट्ठा कुआं एक होता था, रहट मोट होता था, वो पहले के जमाने में हुए करते थे। लेकिन अब वो सबका प्रचलन खत्म। अब हर एक खेत में सबमर्सिबल गड़ा गया, बटन दबाइए खेत में पानी पहुंच गया, है कि नहीं? तो आज हम लोग एडवांस चीजों से जुड़ते जा रहे हैं। यही है MS स्वामीनाथन। अब देखिए, अगर विश्व की बात करेंगे तो कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 1960 में हुई थी। किस देश में? मैक्सिको देश में। किस देश में हुआ था? मैक्सिको देश में। और
वहां के जो वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे, याद रखिएगा, स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर इंडिया के अंदर बात करेंगे तो स्वामीनाथन हो जाएंगे, वर्ल्ड के अंदर बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग। अब नामों से पता चल जाएगा, स्वामीनाथन इंडिया वाला नाम लग रहा है, नॉर्मन बोरलॉग विदेश वाला नाम लग रहा है ना, विदेश वाला तो विश्व में, इंडिया वाला तो इंडिया के अंदर, ठीक है। हरित क्रांति को क्या किए, इन्हें जनक माना जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन भारत के अंदर की बात अगर हम करेंगे तो कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन। वो 66-67 और यहाँ 60, यानी 6-7 साल बाद भारत में हरित क्रांति आई। 60 में विश्व में और 66-67 में हमारे यहाँ, अपने इंडिया के यहाँ। वैश्विक स्तर पर कराई चावल उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। फिलीपींस में चावल की खेती सबसे अधिक सफलता मिली, यानी विश्व स्तर पर चावल के फसल में उत्पादन में अधिक मिला। वैश्विक स्तर पे सबसे बेसी किसमें उपज बढ़ी, चावल में। और किस देश में, तो फिलीपींस। कौन है, फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला। कराई कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला है ना, फिलीपींस में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अब भारत के अंदर कहाँ है, कटक। कहाँ है भारत में, कटक। ये विश्व स्तर की बात कर रहा है तो कहाँ है, मनीला। भारत में कहाँ है, कटक। और कीजिए, अगला आते हैं श्वेत क्रांति की ओर। श्वेत कैसा होता है, दूध होता है, श्वेत उजला होता है, तो मुख्य रूप से दूध उत्पादन पर था श्वेत क्रांति। किसमें था, दूध उत्पादन पर था। अब देखिए कह रहा है कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा गया है। दूध कैसा होता है, व्हाइट होता है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना की गई 1970 में। 1970 में क्या किया गया, ऑपरेशन फ्लड नामक एक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था दूध का उत्पादन करना। जिसका उद्देश्य क्या था, दूध का उत्पादन करना। कब, 1970। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन चलाया गया। यानी डेयरी मतलब दूध उत्पादन होता है, चाहे वो गाय का रहे, भैंस का रहे, भेड़ का रहे, बकरी का रहे, किसी का भी रहे, है ना। दूध उत्पादन करने वाले प्रमुख तो यही है ना, मवेशी। कराई गुजरात में स्थित आनंद मिल्स यूनियन लिमिटेड ने अमूल ने क्या किया, अमूल ब्रांड है, देखते हैं ना अमूल का दूध है, हाँ अमूल दूध पीता है इंडिया। कराई कि श्वेत क्रांति को आत्मनिर्भर उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी देखा जाए तो अमूल वाले ने क्या किया, एक ब्रांड बना दिया। अमूल का दूध पाउडर में भी आता है ना, बच्चा को पिलाने के लिए आता है, टीना के डिब्बा में, बचपन में हम लोग देखे थे, अभी भी आता है टीना के डिब्बा में, अच्छा अभी भी आता है। बहुत लोग उसको चाय बनाने के लिए अमूल का यूज करते हैं। अभी भी अमूल का दूध ब्रांड हो गया ना, ब्रांड हो गया तो सब लोग का विश्वास होगा, भले उसके अंदर कुछ भी रहे वो अलग चीज है, लेकिन एक ब्रांड पर विश्वास हो जाता है लोगों को। तो आज भी वो यूज होता है। बच्चा को भी तो एक प्लास्टिक का चम्मच होता था जी, कटोरी जैसा, और उसको डालिए निकालिए, है ना, अभी होता है। कह रहा है कि इसका परिणाम स्वरूप भारत में दूध उत्पादन शीर्ष देशों में शामिल हो गया। दूध उत्पादन क्या हो गया, शीर्ष देशों में शामिल हुआ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति कौन हो गए, वर्गीज कुरियन। मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहा गया है वर्गीज कुरियन को। मिल्क मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा गया है, वर्गीज कुरियन को, जिन्होंने श्वेत क्रांति को जन्म देने का काम किया ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से। और पहली ऑपरेशन फ्लड को संस्थागत रूप से रजिस्टर करने वाली कौन कंपनी बनी, अमूल गोल्ड भी अब आ गया है। पहले अमूल था, अमूल को गोल्ड में ला दिया है, अमूल गोल्ड। अब पीली क्रांति क्या है, पीली क्रांति। अब पीले कहने से पता चल रहा है कि सरसों उरसों तेल वाला तेलहन होगा, है ना। तो पीली क्रांति मुख्य रूप से तेलहन उत्पादन से है, यानी वायली चीजों से है, वायल निर्माण से है ना। अब हमको पूछा गया था एक बार कि पीला दिखने वाला मसाला का नाम बताइए 20 को, है ना, बताइएगा आप लोग, नहीं बता पाइएगा, खाना बनाते तो ये नहीं बता पाइएगा। चलिए, तिलहन कह रहा है कि तिलहन फसलों में सरसों हो जाता है, तिल हो जाता है, सूर्यमुखी होता है, अलसी हो जाता है, मूंगफली हो जाता है, सोयाबीन हो जाता है। ये सब क्या करता है, तेल का निर्माण करता है। क्या करता है, तेल का, रेरी है, रेरी देखे हैं, रेरी बचपन में रेरी में लड़ाते थे हम लोग, हमर रेरी बढ़िया, हमर कमजोर, है ना।
चलिए, पीली क्रांति की शुरुआत कर रहा है 1986-87 में हो, याद रखिएगा। पीली क्रांति कब हुआ? 1986-87 में। और इस पीली क्रांति का जनक कौन है? सैम पित्रोदा। देखिए यही महानुभाव है, सैम पित्रोदा, है ना। इन्होंने क्या किया था? पीली क्रांति की शुरुआत की थी। मिलेंगे तो पहचान लीजिएगा ना, काहे नहीं होंगे कि विकेट गिर गया होगा। विकेट तो गिर गया होगा, बहुत समय हो गया ना, उसी समय वैसा एज था। आज बचल थोड़े होंगे हमने के देखने के लिए, क्या ये आप लोग मिलेंगे हम। अब हो गया नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित होता है? मछली संबंधित होता है। क्या होता है? मछली। नीला कुछ होता है? पानी होता है, नीला पानी ना, तो पानी मछली। कह रहा है कि नीली क्रांति की शुरुआत 85 से 90 के बीच, 1985 से 90 के मध्य में हुआ और इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से था। मत्स्य को उत्पादन करने से संबंधित था। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे? अरुण कृष्णन को माना जाता है। अरुण कृष्णन है जिन्हें माना जाता है नीली क्रांति के जनक। नीली क्रांति को बढ़ाने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की है, यानी मत्स्य को उत्पादन करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, FFDA, जो मत्स्य को उत्पादन करने के लिए क्या है? अनुकूल है। अगला आते हैं गुलाबी क्रांति। ये भी मछली से संबंधित है, ठीक है। झींगा मछली संबंधित है। झींगा खाए हैं आप लोग? नहीं खाए हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मछली खानी चाहिए। मछली में, मछली के तेल में O3 और O9 होता है। क्या होता है? O3 और O9, ओमेगा 3 और ओमेगा 9। जो लोग खाते होंगे उनकी बात, अब जो नॉनवेज नहीं खाते उनकी बातें अलग है भाई। शुद्ध शाकाहारी में है, शुद्ध शाकाहारी की श्रेणी में कोई भी नहीं है ना। सर्वाहारी में कोई व्यक्ति कहे जो दवा खाता है, जो टूथपेस्ट से ब्रश करता है, वो बोले कि हम शुद्ध शाकाहारी है, वो एकदम 100% का 110% मिथ्या बोल रहा है। चाहे वो अनजानवश बोल रहा हो या जानबूझ के बोल रहा हो, लेकिन मिथ्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। यानी वो सर्वाहारी श्रेणी में था। हाँ, जो अंग्रेजी दवा नहीं खाता है, जो टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता है, उसको मान सकते हैं कि वो व्यक्ति होगा शाकाहारी के श्रेणी में, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रूप में ले रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में ले रहे हैं। कोई डायरेक्ट खा रहा है, कोई इनडायरेक्ट खा रहा है। ओमेगा 3 और 9 होता है जो कि माँ के दूध के अलावे मछली के तेल में पाया जाता है। वो भी आर्कटिक जो महादेश है वहां पे, अटलांटिक जो है उसके जो जहां समुद्र की रोशनी, सूर्य की रोशनी में पहुंच पाती है, उसके समुद्र में पाए जाने वाले जो मछली होते हैं ना, उन मछलियों में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो पहले क्या होता था, लोग डायरेक्ट निकालता था, मार देता था मछली, किलो निकालता था, मछली आगे बेच देता था। अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसमें क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया, बोला कि इसे तो मछलियां कम हो जाएगा। ऐसे भी ठंडे प्रदेशों में प्रजनन की दर कम होती है गर्म प्रदेशों के मुकाबले। अब वहां ठंडा प्रदेश है, सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, तो ठंडा प्रदेश है, प्रजनन ज्यादा होगा नहीं, मछलियों की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए सरकार ने बैन कर दिया कि अब आपको कुछ लोगों को ही हम लाइसेंस देंगे कि आपको मछली जाना है, पकड़ना है, मछली में इंजेक्शन के माध्यम से उसको तेल निकालना है, फिर मछली को यथावत आपको उसी में छोड़ देना है, ताकि उसकी संख्या और तेल निर्माण आसानी से होता रहे। आप उसको दवा के रूप में उपयोग कीजिए, चाहे आई ड्रॉप में कीजिए, जो चीज में करना है, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते हैं, मारने का राइट हटा दो। तो ये है आपकी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में क्या है, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। कह रहा है कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को, यानी यहाँ पर गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश पटेल को माना जाता है। और भारत समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है, यानी जितना भी मछली का निर्यात करता है, बेचता है, उसमें झींगा क्या है, प्रमुख है, झींगा को माना जाता है। एक इसके जोक की तरह रहता है, बहुत बड़ा इसका टांग होता है ना, जैसे देखे होंगे ना आप लोग तिलचट्टा, कनगोजर, वैसे होता है, कनगोजर की तरह ही होता है। कह रहा है कि भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। भारत क्या है, झींगा मछली का निर्यातक सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, रोक लीजिएगा, दूसरे वीडियो में कर दीजिएगा। चलिए, लाल क्रांति, अगला क्या है, लाल क्रांति है। लाल देखने से पता चल रहा है क्या है, लाल टमाटर, और कौन सी है, लेग पीस है ना, क्या है, लेग पीस है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि देश में मांस और टमाटर उत्पादन
देश में जो मांस और टमाटर का उत्पादन जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई। कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई? लाल क्रांति के लिए। और लाल क्रांति की शुरुआत करने वाले जनक कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। विशाल तिवारी जी जो है वो लाल क्रांति का क्या किए थे? शुरुआत किए थे। और लाल क्रांति में दो चीजें आती है, प्याज भी आता है और मांस भी आता है। ठीक है, सॉरी प्याज कहां से बोल दिया? टमाटर, टमाटर और मांस। प्याज तो गुलाबी में आएगी। ओ हीरो मोबाइल में मत खोइए। अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण मतलब सोना मत समझ लीजिए, सोना का उत्पादन है ना। स्वर्ण क्रांति में क्या है? शहद और फल का उत्पादन है। शहद मतलब जानते हैं ना आप लोग, मधुमक्खी जो शहद निकलता है मध वाला, मध शहद है ना। पहले तो देहात में ज्यादातर वो कुक कराता था नाम, तो क्या करता था लोग, छोआ आधा मिलाता था, कहता था कि वो मधे है। अब ले लीजिए सस्ता में घर लेके आए तो पता चला कि मीठा जैसा जम गया है ना, तो ज्यादा दिक्कत होता था। लेकिन अब तो मीठा उतना हो नहीं रहा है, तो अब जो मिल रहा है शहद मिल रहा है। एक बार हम ही ले लिए थे 400 के 2 ही ठंडा वाला बोतल में भर दिया था। बड़ा खुश होगा कि 400 में मिल गया मधा। बाल्टी में रख लेता, ओकरा में एथियो गिरे था सब छाता वाला। कोचिंग में पर लेके आया, ले लिए, घर लेके गए तो मम्मी कही सस्ते में जम ले रहा। हमें हाँ सस्ते में पड़ गया। उसके बाद क्या हो कि 3-4 दिन के बाद देखे कि नीचे सब जम गया। अब मम्मी डांटना शुरू, ये है ले रहा, देख के ना हो लगी कि सब तो मीठा तो दिलवा, घर ना मीठा है ऐसा स्थिति है। तो बिना जाने ले लीजिएगा तो दिक्कत तो होना ही होना है। पानी में डाल के करना, घुल गया तो समझिए कि थी, नहीं घुला तो हाँ घुल गया तो मीठा घुल जाता है, आई नहीं घुलेगा, आराम से जाके बैठ जाएगा गोल। नहीं चेक किए थे सर, हम देखे कि सस्ता में कोई और न ले ले, इस चलते हम ले लिए है, महंगा मिलता है। और देखते हैं कि 25-30 में किसी को डिबिया में आता है ना, 25-30 में देता है डिबिया में। चलिए, इनके स्वर्ण क्रांति के जनक है निरपख तुतेज। कौन है? निरपख तुतेज हैं, जो स्वर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। आते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति जो संबंधित है वो अंडे से उत्पादन से संबंधित है, अंडा का निर्माण। ठीक है, अब सोचिए अंडे का उत्पादन क्या सिर्फ और सिर्फ मुर्गी से हो जाएगी? इतना आदमी खाता है अंडा, कितना मुर्गी अंडा देगा? एक वर्ष में 50 से 60 को अंडे देता है मुर्गी। पूरे के पूरे एक वर्ष में 50 से 60 को अंडा देता है मुर्गी। तो 83 को अलग अलग मुर्गियों का अलग अलग वैरायटी होगा, जैसे गाय दूध देता है वैसे, मतलब एवरेजन 50 से ऊपर ही देता है। अब देखिए रजत क्रांति में कह रहा है कि अंडे के उत्पादन से संबंधित है, अंडे का क्या करता है? निर्माण करता है। साथ ही इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना था। इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री, भारत की सबसे बोल्ड महिला थी, सबसे बोल्ड, हाँ, तथा महिला प्रधानमंत्री भी थी और भारत में समझ की शक्तिशाली महिला, बहुत बोल्ड महिला थी। बेरोजगारी के, अब देखिए अंडा यह है ना, अंडा केमिकल से बनता है। अंडा तो आदमी खाता ही है, लेकिन अंडा बहुत घातक है। आज केमिकल से अंडा बन रहे हैं। आज अंडा, वो नेचुरल अंडा बहुत कम गांव देहात में मिलेगा। गांव देहात में देहाती अंडा मिलता है, वो शुद्ध अंडा है। नहीं तो आप मार्केट में खरीदते हैं ना, तो ज्यादातर अंडा जो है ना वो केमिकल से बना हुआ अंडा है। उसको जब फोड़िएगा तो देखिएगा प्लास्टिक टाइप का एक परत, उसका लेयर एक बना होता है चिमकिल टाइप का, वो कवरेगा। लेकिन देहाती अंडा में वैसे नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कवर गया तो आपका शुद्ध अंडा मिल गया, और उसमें एक परत चढ़ जाता है। सब फैक्ट्री में बनता है, जहाँ फैक्ट्री में बनता है बहुत खराब स्मेल देता है, बहुत खराब स्मेल देता है, सड़ा हुआ प्याज की तरह। अब देखिए गोल क्रांति, आलू, सब्जियों का राजा कौन कहलाता है? आलू कहलाता है ना। तो गोल क्रांति किससे है? आलू से है। अब धूसर क्रांति उर्वरक से है। उर्वरक, खाद उद डालता है ना खेत में, उर्वरक संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से है। क्या है? पेट्रोलियम से। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का विकास के लिए चलाया गया योजना है। इंद्रधनुष क्रांति क्या है? सभी क्रांति के लिए जो योजना चलाई गई ना, वो योजना